मैं दीपक रंजन। आज का क्लास आपके लिए जो मैं लेकर आया हूँ वो है झारखंड के ऊपर। किसके ऊपर? झारखंड। आज का टॉपिक होने वाला है वो झारखंड से और झारखंड के लिए होने वाला है। क्लियर है? तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं और समझते हैं आखिरकार आज के क्लास में हमें किन चीज़ों को देखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, सबसे पहले मैंने जो हेडिंग लिखा उससे रिलेटेड जो हमारा स्टोरी है, उससे रिलेटेड जो आज हमारा जनरल नॉलेज होने वाला है जो झारखंड से जुड़ी रहेगी, वो क्या है? प्राचीन काल में झारखंड। क्या कि आखिरकार प्राचीन समय में झारखंड का क्या उद्देश्य है, और उसके अंतर्गत आखिरकार अगर प्राचीन काल में हमें झारखंड को जानना है तो और कौन कौन से समय को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और हमारे साथ कुछ नया सीखने का प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि प्राचीन काल कब झारखंड को प्राचीन काल में कैसे विभक्त किया गया है। तो बोला गया है कि झारखंड का अगर प्राचीन काल का डिस्क्राइब किया जाए तो सबसे पहले मौर्य काल। कौन सा काल? मौर्य काल। सेकंड मौर्योत्तर काल, एंड थर्ड गुप्त काल, और लास्ट क्या है? गुप्तोत्तर काल। ये चार काल में हमें प्राचीन काल का जो झारखंड है वो विभक्त किया गया है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है प्राचीन काल में झारखंड। और वो प्राचीन काल कौन सा समय है? तो मौर्य काल, सेकंड मौर्योत्तर काल, थर्ड गुप्त काल, एवं फोर्थ क्या है? गुप्तोत्तर काल। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आखिरकार हमें और क्या जानना है हर एक कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आते हैं किसमें? मौर्य काल में। ध्यान से देखना है और समझना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि जब मौर्य काल का समय, जब झारखंड में मौर्य काल का जो जिक्र होना स्टार्ट हुआ तो किन किन चीज़ों को देखना हमें देखने को मिला। वो क्या है? बोला गया कि मौर्य काल के समय में मतलब इस समय में मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर जाता था। इसीलिए मौर्य काल में झारखंड का जिक्र को बताया गया है। किसको बताया गया है? बोला गया है कि झारखंड एक व्यापारिक मार्ग के रूप में पहले अपनाया गया, जो मगध से लेकर दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक एक मार्ग था जो झारखंड से होकर गुजरता था। दैट्स वाई क्या हुआ कि झारखंड का नाम हमें प्राचीन काल जो मौर्य काल के समय में देखने को मिला है। आगे बढ़ें और आगे देखते हैं क्या है। बोलता है जब कौटिल्य ने मौर्य काल के समय में जब कौटिल्य भारत आए तो उन्होंने क्या लिखा? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उन्होंने झारखंड राज्य को क्या बोला? कुकुट देश। क्या बोला है? कुकुट देश। किस चीज़ को बोला है? झारखंड राज्य को। किस में बोला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को या फिर झारखंड को कुकुट देश नाम से बताया गया है। आगे देखते हैं। और ये मौर्य काल में अशोक सम्राट हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, इनका जिक्र अधिक से अधिक हमको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने उन्हीं पॉइंट को आपके लिए बताया है जो झारखंड में मौर्य काल से जुड़े हुए हैं। उससे ज़्यादा आपको मौर्य काल और गुप्त काल के बारे में नहीं है। ये इस टॉपिक को बताने के लिए है कि आखिरकार प्राचीन काल में झारखंड का क्या उद्देश्य है, क्या प्राचीन काल में झारखंड का कोई नाम है या फिर कोई महत्व है। इसको जानने के लिए हमें ये देखने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट देश नाम से बताया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अशोक के 13वें शिलालेख। अशोक के 13वें शिलालेख। शिलालेख का मतलब क्या है कि जब अशोक सम्राट अपना राज संभाल रहे थे, अपना साम्राज्य, अपना शासनकाल संभाल रहे थे, तो क्या करते थे? ये अपने बारे में कुछ अच्छी अच्छी जानकारियाँ शिलालेख के रूप में लिखवा दिया करते थे। अब वो क्या है? अशोक के 13वें शिलालेख। कितनेवें? 13वें शिलालेख में झारखंड के समीपवर्ती राज्यों का भी उल्लेख है। झारखंड के समीप जितने भी राज्य हैं उनका उल्लेख अशोक के शिलालेख में भी दिखाया गया है। किसमें दिखाया गया है? अशोक के शिलालेख में। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है वो।
एवं चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? मौर्य काल का बात हो रहा है तो चंद्रगुप्त मौर्य ना आए तो फिर कौन आएगा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझते हैं। तो वो क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेना के प्रयोग के लिए, किसके प्रयोग के लिए? सेना के प्रयोग के लिए झारखंड से, कहाँ से? झारखंड से हाथी मंगवाया जाता था। क्या मंगवाया जाता था? हाथी। इसलिए झारखंड का जो राजकीय पशु है वो कौन है? हाथी है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अशोक का, किसका? अशोक का झारखंड के जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट तरीके से झारखंड के जनजातियों पर अशोक सम्राट का नियंत्रण था, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से। आगे बढ़ते हैं। अशोक सम्राट ने, कौन? अशोक सम्राट ने झारखंड में बौद्ध का प्रचार के लिए अपने क्या किया? अपना एक अधिकारी भेजा जिसका नाम था रक्षित। क्या नाम था? रक्षित। अब मैं बताता हूँ आपको कि आखिरकार मौर्य काल में हमें क्या सीखने को मिला। सबसे पहले पूछा जाएगा कि मगध से उत्तर भारत की ओर, नहीं दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग के थ्रू हमें झारखंड का जिक्र पता चलता है। इस वजह से मौर्य काल में झारखंड प्रचलन में आ गया। उसके बाद बोलता है क्या कि जो कौटिल्य है वो कौटिल्य अपने एक किताब लिखे जो अर्थशास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है कि झारखंड का जो नाम है वो कुकुट देश है। क्या है? कुकुट देश। उसके बाद अशोक के 13वें शिलालेख में हमें यह भी देखने को मिलता है कि झारखंड के समीपवर्ती राज्यों का जिक्र हमें मौर्य काल से जुड़े हुए हैं। आगे आते हैं और देखने को मिलता है कि मौर्य काल के प्रमुख शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य, ये क्या करते थे? अपने सेना के लिए जो हाथी मंगवाया करते थे वो कहाँ से मंगवाया करते थे? तो झारखंड से। कहाँ से? झारखंड से। इसलिए झारखंड काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। कब? मौर्य काल में। उसके बाद क्या हुआ कि अशोक का जो झारखंड के जनजाति हैं, जो जंगल में रहते थे, जो जनजाति, पहले झारखंड में कोई अनेक प्रकार के जाति नहीं, केवल यहाँ के जनजाति रहा करते थे, जिस पर किसका? अशोक सम्राट का अच्छा खासा लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था। उसके बाद क्या है कि अशोक सम्राट ने बौद्ध का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने एक अधिकारी को, जिसका नाम क्या था? रक्षित। क्या नाम? रक्षित। उन्हें झारखंड भेजा। किस लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। क्लियर है? अब आगे आते हैं मौर्य काल के बाद जो है मौर्योत्तर काल। कौन सा काल? मौर्योत्तर काल। अब इस काल को ध्यान से देखिएगा क्या है, केवल फोकस मौर्योत्तर काल पर। कहाँ? मौर्योत्तर काल। आगे बढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल के समय विदेशी आक्रमण शुरू हुए। क्या हुए? विदेशी आक्रमण, जो कहाँ आना शुरू किए? झारखंड में भी अपना प्रभाव दिखाया। कौन लोग? विदेशी आक्रमणकारियों ने क्या किया? झारखंड में भी अपना प्रभाव दिखाया, जो व्यापारिक दृष्टि से होना था। किसके दृष्टि से होना था? व्यापार के नाम से तो आते थे, परंतु व्यापार कम, लूटपाट ज़्यादा होता था। अब आते हैं झारखंड के कुछ स्पेशल जगह, जो है सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मौर्योत्तर काल में रोम साम्राज्य का क्या मिला है? सिक्का प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? सिक्का, जिससे हमें जानकारी प्राप्त होता है कि यहाँ विदेशी व्यापार भी होता था, क्योंकि जब तक विदेश के लोग यहाँ आएंगे नहीं तो झारखंड में रोमन साम्राज्य का वस्तु कैसे प्राप्त होगा? और वो भी सिक्का, और सिक्का इज इक्वल टू व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाना। तो इसलिए हमें बोला जाता है कि झारखंड में व्यापार के लिए भी बहुत सारे जगहों से लोग आते थे और यहाँ अपना व्यापार करते थे। उसके बाद झारखंड के एक और प्रमुख स्थान जो है चाईबासा। क्या है? चाईबासा। इसे चाईबासा से इंडोसीथियन, कौन? इंडोसीथियन सिक्के प्राप्त हुए। ये सिक्के का एक नाम है। किसका नाम है? सिक्के का, जिसको नाम बोलते हैं इंडोसीथियन। ठीक है, यहाँ से फिर क्या हुआ? अब आते हैं नेक्स्ट रांची। कौन? रांची इक्वल टू झारखंड का राजधानी से हमें क्या मिला है? कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं? कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो कनिष्क का समय था। किसका था? जब पूरे भारत में या फिर कनिष्क का जब शासनकाल चल रहा था, उस समय रांची में कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्लियर है?
इसके आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं तीसरे नंबर पर, वो है गुप्त काल। कौन सा काल? गुप्त काल। अब गुप्त काल में हमें क्या बताया गया है वो तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा ही। क्लियर है? आगे देखते हैं। बोलता है इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग बोला गया है। क्या बोला गया है? गुप्त काल को इतिहास का, किसका? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग बोला गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कौन सा काल को बताया गया, तो वो कौन सा काल है? गुप्त काल। कौन सा काल? गुप्त काल। उसके बाद एक पहाड़ है मदुही पहाड़। कौन सा पहाड़? मदुही पहाड़, जो कहाँ है? हजारीबाग में। कहाँ है? हजारीबाग ज़िले में। मदुही पहाड़ जो हजारीबाग ज़िले में है, उस समय हमें गुप्तकालीन पत्थरों से बना मंदिर प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? गुप्तकालीन के समय में जो पत्थर हुआ करते थे वो हजारीबाग के मदुही पहाड़ से हमें मंदिर का निर्माण या फिर मंदिर का हमें अस्तित्व प्राप्त होता है। झारखंड में नेक्स्ट आते हैं। झारखंड में कौन? मुंडा, पाहन, महतो तथा भंडारी प्रथा का जो प्रथा है वो गुप्त काल का ही देन है। किसका देन है? गुप्त काल का ही देन है, जो झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो तथा भंडारी प्रथा प्रचलन में आया। अब आते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासक कौन थे? समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त। गुप्त काल की बात हो रहे हैं तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ये इनको कैसे भूल सकते हैं। तो आते हैं कि गुप्त वंश के प्रमुख शासक समुद्रगुप्त, जिसको क्या बोला गया है? भारत का नेपोलियन बोला गया है। क्या बोला गया है? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड क्या है? झारखंड में भी इसके अधीन था। क्या था? समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड भी इसके अधीन था। जब समुद्रगुप्त भारत में शासक बनकर आया उस समय झारखंड भी गुप्त काल के ये हमारे जो शासक हैं वो कौन? समुद्रगुप्त, इसके अधीन झारखंड था। बोला जाता है एवं फाह्यान, जो फाह्यान है उन्होंने भी हमें बताया, जो चीनी यात्री थे। कौन थे? चीनी यात्री फाह्यान ने भी हमें बताया कि भारत में हमें इन चीज़ों की जानकारी देखने को मिलता है। और बोला गया है एवं इसके बाद ही झारखंड में क्या हुआ? बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हुआ। कब? जब समुद्रगुप्त और फाह्यान जैसे यात्री भारत में आते गए और अपना वर्चस्व फैलाते गए, उसके बाद से क्या हुआ कि हमें बौद्ध धर्म का पतन दिखाई देने लगा। क्लियर है? अब आते हैं आखिरी पड़ाव जो है गुप्तोत्तर काल। कौन सा काल? गुप्तोत्तर काल। इस काल में क्या है? देखो, इस काल में गौड़ शासक। कौन सा शासक? गौड़ शासक। कौन है वो शासक? जिसका नाम है शशांक। क्या नाम है? शशांक। क्या नाम है? शशांक। इस काल का प्रतापी शासक रहा गौड़ का शासक शशांक। इस काल का प्रतापी शासक रहा का कौन सा काल का? गुप्तोत्तर काल का। क्वेश्चन आएगा गुप्तोत्तर काल का प्रतापी राजा में से क्या शशांक है या नहीं है? तो है। जो कहाँ का था? वेस्ट बंगाल का था। ये वेस्ट बंगाल का जिक्र हो रहा है। किसका जिक्र हो रहा है? पश्चिम बंगाल का। बोलते हैं साम्राज्य का फैलाव, जो गौड़ का शासक था उसका साम्राज्य का जो फैलाव था वो था झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक। कहाँ तक? झारखंड, उड़ीसा एवं बंगाल तक। शशांक द्वारा बनाए गए राजधानी, शशांक द्वारा झारखंड में बनाए गए राजधानी जो कौन है? पहला है संथाल परगना का बड़ा बाजार। कौन सा बाजार? बड़ा बाजार। कहाँ का? संथाल परगना का बड़ा बाजार, जो शशांक के द्वारा राजधानी बनाया गया। एवं दूसरा था दुलमी। कौन था? दुलमी, जो झारखंड के ही क्षेत्र है, जिन्होंने क्या किया? शशांक ने क्या किया? इसको राजधानी बनाया। उसके बाद हर्षवर्धन आया। कौन आ गया? हर्षवर्धन। बोलता है हर्षवर्धन भी झारखंड का शासक रह चुका। इसके द्वारा बनाया गया राजमहल, हर्षवर्धन के द्वारा बनाया गया राजमहल जिसका नाम था काजांगल। क्या नाम था? काजांगल। काजांगल महल। कौन सा महल? काजांगल महल। किसके द्वारा बनाया गया? शशांक के द्वारा। वो कौन सा, कहाँ का राजा था? तो गौड़ का शासक। कहाँ का? गौड़ का शासक शशांक के द्वारा। नहीं, गौड़ का शासक नहीं, हर्षवर्धन। ये भी कहाँ का था? वेस्ट बंगाल का। और स्पेशल तरीके से अगर बोला जाए तो केवल भारत का।
तो हर्षवर्धन भी झारखंड का शासक रह चुका और हर्षवर्धन ने ही क्या बनवाया, एक राजमहल जिसका नाम क्या रखा, काजांगल। क्या रखा, काजांगल। अब आगे आता है जो हेनसांग ने क्या किया, हेनसांग ने अपने भारत यात्रा वृत्तांत में बताया है। हेनसांग जब भारत आया तो अपने भारत यात्रा वृत्तांत में इन्होंने हर्षवर्धन द्वारा बनाया गया राजमहल जिसका नाम क्या रखा गया, काजांगल, इसका जिक्र अपने यात्रा वृत्तांत में किया। क्लियर है। अब आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो आपको इस वीडियो से सीखना होगा और ये आप अपने जीएस को मजबूत करने के लिए रख सकते हैं। अब आते हैं सबसे पहले क्या, सबसे पहले देखना है कि प्राचीन काल में भारत, जो प्राचीन काल है वो कौन कौन से काल हैं, वो है मौर्य काल, सेकेंड मौर्योत्तर काल, थर्ड गुप्त काल, चौथा गुप्तोत्तर काल। क्लियर है। इसके बाद क्या है कि इस समय जो मगध है, मगध से हमें दक्षिण भारत की ओर जाने वाला जो व्यापारिक मार्ग था वो झारखंड से होकर गुजरता था। सेकंड है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट देश बोला गया है। तीसरा अशोक के 13वें शिलालेख में, कितना, 13वें शिलालेख में हमें क्या मिलता है कि झारखंड के समीपवर्ती राज्यों का जिक्र मिलता है। एवं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेना के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले हाथी थे वो झारखंड से मंगाए जाते थे। उसके बाद जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य हो या फिर अशोक सम्राट हो, इन्होंने भी भारत के झारखंड राज्य में अनेक तरह के चीज़ों को व्यापार करने के लिए लाया। उसके बाद बोला गया अशोक का झारखंड के जनजातियों पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण भी था। एवं अशोक सम्राट ने झारखंड में बौद्ध के प्रचार के लिए अपने एक अधिकारी जिसका नाम क्या था, रक्षित को भेजा। किसको भेजा, रक्षित को। उसके बाद क्या है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के समय में विदेशी आक्रमणकारी झारखंड आना शुरू कर दिए। ये क्यों होता था, तो व्यापारिक दृष्टि से होता था। किस वजह से, व्यापारिक दृष्टि से। सिंहभूम से भी रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं। उसके बाद जिससे हमें जानकारी प्राप्त होता है कि झारखंड में भी विदेशी व्यापार किया जाता था। चाईबासा से भी हमें इंडो सीथियन सिक्के मिले हैं। एवं रांची से हमें कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं जो कनिष्क के समय का बात है। कब का, कनिष्क का समय। अब आता है गुप्त काल। गुप्त काल, इस काल में भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग बोला गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वर्ण युग किस काल को बोला गया, वो कौन से काल को बोला गया, तो वो गुप्त काल को बोला गया। आगे बढ़ते हैं। मधुही पहाड़। मधुही पहाड़ कहाँ है, तो हजारीबाग जिला में। उस समय क्या मिला है, गुप्तकालीन पत्थरों से बना मंदिर बिना है। क्या बना है, मंदिर। झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो तथा भंडारी प्रथा गुप्त काल की ही देन माना जाता है। उसके बाद गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त, ये क्या किए, भारत को, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद बोला गया है क्या कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड भी अधीन में था। झारखंड भी क्या था, इसके अधीन में था। किसके अधीन में, हमारे नेपोलियन नहीं, समुद्रगुप्त के अधीन में। ठीक है, समुद्रगुप्त हो चाहे नेपोलियन, सेम है। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ही जब फाहियान और समुद्रगुप्त जैसे शासक हमारे झारखंड भारत आ गए तो क्या हुआ, बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो गया। अंत किस में जाते हैं, गुप्तोत्तर काल, जो बताया जाता है गौड़ का शासक शशांक जो वेस्ट बंगाल के हैं, वो साम्राज्य का फैलाव झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक करके रखे थे। उसके बाद शशांक द्वारा बनाए गए राजधानी जो झारखंड में है वो है संथाल परगना का बड़ा बाजार एवं दुलमी। बोला जाता है हर्षवर्धन जब शासक बना तो वो भी झारखंड का शासक रह चुका एवं इसके द्वारा बनाया गया एक राजमहल जिसका नाम था काजांगल। क्या था, काजांगल। एवं जब झारखंड में झारखंड या फिर भारत की यात्रा में जब हेनसांग आया तो वो अपने यात्रा वृत्तांत में इस महल का जिक्र किया जिसका नाम था काजांगल। क्लियर है। तो आज मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल में झारखंड जो काल कौन कौन से रहे, वो रहा हमारा कौन कौन सा काल, ध्यान से सुनिएगा, वो रहा गुप्त काल, वो रहा गुप्तोत्तर काल, वो रहा मौर्य काल, वो रहा मौर्योत्तर काल। क्लियर। तो ये 4 प्रकार के काल मैंने अभी आपको बताया जो झारखंड से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, झारखंड से जुड़े हुए। तो आप इसको आराम से और इजीली तरीके से नोट कर सकते हैं और अपना जीके झारखंड के प्रति बेहतर कर सकते हैं। क्लियर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मैं दीपक रंजन।